गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर पूनम त्रिपाठी, हिंदी संस्कृत शिक्षिका द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर में आप सबका स्वागत करती हूँ। हम जानते हैं कि किसी भी भाषा को समझने के लिए उस भाषा के व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है। अतः मैं हिंदी संस्कृत दोनों भाषाओं को शुद्ध अध्ययन के लिए सबसे पहले हम व्याकरण पर चर्चा करते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? अब है कि व्याकरण है क्या? व्याकरण वह शास्त्र है जिसे हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना, वो बोलना सिखलाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। हम व्याकरण को मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इन 3 ही भागों को हमें पूरे मोटे व्याकरण में पढ़ना होता है। वर्ण विचार में वर्णों का, शब्द विचार में शब्दों का और वाक्य विचार में वाक्यों का अध्ययन होता है। और इन वर्ण, शब्द और वाक्य के अंतर्गत ही हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है। वर्ण विचार, वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई जिसका पुनः टुकड़ा नहीं किया जा सकता, वर्ण कहलाता है, वर्ण या अक्षर कहलाता है। शब्द, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हमने यहाँ सार्थक शब्द इसलिए लगाया है कि यदि वर्णों के झुंड को बना दिया जाए, उसको सिस्टमेटिक ढंग से नहीं रखा जाए, तो वह शब्द नहीं बन पाएगा, वह शब्द नहीं बन पाएगा। जैसा कि हमें कमल लिखना है तो क, म, ल इस क्रम में हम अगर लिखते हैं तब जाकर के कमल शब्द जो कि अर्थ देने वाला होता है। अगर इसी को हम म, क, ल ऐसा लिख देते हैं तो मकल हो जाता है। अतः हमने शब्द के विषय में यही परिभाषा दिया है कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब वही प्रोसेस वाक्य के लिए है। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है और वही वाक्य के बनावट हमारे विचारों को व्यक्त कर पाता है। सार्थक शब्द का प्रोसेस भी उसके साथ यही है कि यदि हमें कर्ता के स्थान पर उस पद को न रखें, कर्म के स्थान पर पद न रखें और क्रिया के स्थान पर क्रिया को न रखें, तो हमारा वाक्य नहीं बन पाएगा। इसीलिए हमने वाक्य के साथ भी शब्दों के सार्थक मेल को लगाया है। आज हम विचार करेंगे वाक्य पर, आज हम विचार करेंगे वर्ण विचार पर। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब है स्वर किसे कहते हैं? तो जिसका उच्चारण स्वतः हो, वह किसी का मदद नहीं ले, जिस वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, वह स्वर कहलाता है। और जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से हो, वह व्यंजन वर्ण होता है। अब स्वर और व्यंजन का
व्यंजन की समझ आप सबको आ गई। हमें व्याकरण को मोटे तौर पर मैथ्स की तरह समझना होगा। मैथ्स के लिए या व्याकरण के लिए, व्याकरण है ये, इसकी कोई क्लास नहीं होती जब तक आप, जैसा कि मैथ्स है उसमें जोड़ घटा गुना भाग यदि आप नहीं समझते हैं, यदि आपको नहीं आता, तो हम कोई भी ऊंचे क्लास का मैथ्स नहीं बना सकते। हमारी शुरुआत वहीं से होती है। ठीक वैसे ही व्याकरण में भी जब तक हमें यहां से ज्ञान, शुरू से ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमें आगे चल करके उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा। अतः हमने शुरू से ही व्याकरण का अध्यापन कराना शुरू किया है, ताकि बच्चों को आगे चल करके समझ में आ जाए, इसे रटा न मारना पड़े। आते हैं अपने टॉपिक पे। स्वरों, अब स्वर व्यंजन को समझने के बाद हम आते हैं स्वर। स्वर भी, स्वर का दो प्रकार होता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है। संस्कृत में एक और स्वर हो जाता है। हिंदी में स्वरों की संख्या 2 है, लेकिन संस्कृत में एक प्लुत स्वर मान लिया जाता है। प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे उस ओम कहना हो तो उसमें 3 मात्रा का समय लगता है, मगर हिंदी में हमें स्वरों की स्वर 2 ही पढ़ना है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में जैसे कि छोटा अ, छोटी ई, छोटा ओ, री। बड़ा दीर्घ स्वर में बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। फिर से रिपीट कर रही हूं, ये आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री, ये ह्रस्व स्वर है, इसमें 1 मात्रा का समय लगता है। और ये आ, ई, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है और इसमें 2 मात्रा के समय लगते हैं। स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। अब आपके मन में यह आए कि अन और अह 13 हुआ करते थे, वो कैसे हैं, 11 कैसे आया? तो ये अन और अह दोनों को अयोग संशोधनों के बाद अन और अह को निकाल के अयोगवाह व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखा गया। इसका नाम अयोगवाह व्यंजन पड़ा। अयोगवाह व्यंजन क्यों पड़ा? क्योंकि यह आगंतुक की तरह व्यंजन वर्ण में गया है। अन और अह को स्वर क्यों नहीं माना गया? इसलिए कि अन में न की मात्रा है और अह में ह की मात्रा है। अह में ह की मात्रा है, इसलिए इसे स्वर वर्ण से निष्कासित कर दिया गया। अब हमारे मन में आता होगा कि ये जो वर्ण है, ये सारी वर्णों का जो ज्ञान है, यह आवश्यक हमें कहाँ कहाँ पड़ेगा? ऊंचे क्लास में, संस्कृत में, हिंदी में। आप यदि हिंदी में छंद या हिंदी में आप छंद पढ़ रहे होंगे, तो हम छंद के मात्राओं का गणना करना होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि जो छोटा अ होगा उसमें हम एक मात्रा गिनते हैं, और जो आ होगा, ये इधर के जितने भी दीर्घ हैं, ये सभी 2-2 मात्रिक छंद में काउंटिंग होंगे उसका। ठीक अब है
कि इन वर्णों के ज्ञान की आवश्यकता, इनके नाम, इनके स्थान हमें और कहाँ कहाँ आवश्यक होगी। तो यदि हम संधि पढ़ने जाएंगे वहां भी हमारी ये वर्ण की जानकारी, इनके स्थान, इनके नाम हमारे काम आएंगे। अतः ये हमने व्याकरण को शुरू से शुरुआत किया है। इन्हीं के साथ मैं अपनी कक्षा को विराम दूंगी और मैं पुनः दूसरी कक्षा में मैं आप सबों को व्यंजन के प्रकार और व्यंजन के वर्ण के विषय में बताऊंगी कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं और वे कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयुक्त होते हैं। इन्हीं के साथ जय हिंद,